बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कल हमने न्यूक्लियस का टॉपिक डिस्कस किया था और न्यूक्लियस का टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम उसके कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे। तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कल हमने ये पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली 3 हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट था न्यूक्लियस के गिर्द डबल मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं। वो हमने कल के टॉपिक में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस का दूसरा कंपोनेंट है जिसका नेम है न्यूक्लियोलस। तो चलें आए न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस का सेकंड कंपोनेंट है। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक मज़ीद ऐसा रीजन है, ऐसी साइट है, ऐसा एरिया है जहाँ पर राइबोसोम्स के प्रीकर्सर्स को बनाया जाता है। तो न्यूक्लियोलस को पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम की मदद से कंप्लीट स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक न्यूक्लियोलस किस तरह का होता है, इसे किसने डिस्कवर किया, इसका फंक्शन क्या है, इनकी नंबर्स, इनकी तादाद कितनी है। आइए सबसे पहले डायग्राम की मदद से इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, आज मैं सबसे पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। दैट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। That is our nuclear membrane which we have studied in the previous lecture. That is a nucleus. Nucleus is the central portion of the cell. It is bounded by double membrane, outer nuclear membrane and inner nuclear membrane. That is a outer nuclear membrane and that is a inner nuclear membrane. When we see inside the nucleus, जब हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो हमें न्यूक्लियस के अंदर एक कंपोनेंट दिखाई देता है, एक एरिया दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर। दैट इज अ रीजन, दैट इज एन एरिया, दैट इज एन एरिया वेयर राइबोसोमल सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट, हम ये देखते हैं जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि न्यूक्लियस के अंदर मज़ीद डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ हैं। यानी कुछ वाज़े कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, कुछ ज़्यादा गाढ़े रंग के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, हम इन स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। दैट इज अ न्यूक्लियोलस। हम न्यूक्लियोलस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डार्कली स्टेन्ड बॉडीज, गहरे रंग की बॉडीज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हों, विच आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और इन डार्कली स्टेन्ड जो बॉडीज़ हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, देयर इज़ नो मेम्ब्रेन अराउंड देम, इसके गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे बॉडीज़ को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब स्टूडेंट, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि पैलर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियोलस। पैलर्ड पहला साइंसदान था जिसने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। जब इसने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया तो इसे पता चला कि राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम, कि राइबोसोम्स को न्यूक्लियोलस के अंदर बनाया जाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट, हम न्यूक्लियोलस के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, फिर हम दोबारा डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे।
डिस्कवरी, पैलेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। पैलेड पहला साइंसदान था जिसने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। अगर हम इसको डिफाइन करें, अ न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस इज अ डार्कली स्टेन्ड विजिबल बॉडी, ये गहरे रंग का एक स्ट्रक्चर है विद इन द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोलस। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो स्टूडेंट, कुछ न्यूक्लियस में इनकी तादाद 1 होती है, कुछ न्यूक्लियस में इनकी तादाद 2 होती है, कुछ न्यूक्लियस में इनकी तादाद 3 होती है। इट मीन्स दैट जैसे एक सेल में न्यूक्लियस 1 भी हो सकता है, 2 भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, 3 भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, ऐसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस की तादाद भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, मोर देन 1 मीन्स 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। When they are more than 1 मीन्स जब इनकी तादाद 1 से ज़्यादा हो, they are collectively called nuclei, हम इन्हें न्यूक्लाई भी कहते हैं। There is no membrane around them, बेटा न्यूक्लियोलस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, ये प्रोटीन, ये राइबोसोम्स को बनाता है। अब अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि ये प्रोटीन्स राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल डीएनए से मिलकर बना हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम, तो इसमें 3 बेसिक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं एक न्यूक्लियोलस के अंदर। कौन कौन सी? राइबोसोमल आरएनए, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 राइबोसोमल डीएनए। ये 3 चीज़ें हमें एक न्यूक्लियोलस के अंदर दिखाई देती हैं, एक न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके गिर्द बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं। जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक न्यूक्लियोलस बेसिकली अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 25% 25% एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस का तकरीबन 25% एरिया कवर करके रखता है। अब स्टूडेंट, अभी मैंने ये कहा कि एक न्यूक्लियोलस है जो, इसकी तादाद एक न्यूक्लियस में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब इनकी तादाद कब कम और कब ज़्यादा होती है? तो स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी है, ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब सेल कभी स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, मींस अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, तो उस दौरान वो अपने न्यूक्लियोलस की तादाद को बढ़ा लेता है। तो हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन है, दे इंक्रीज देयर नंबर। एक न्यूक्लियस अपने अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस की तादाद को बढ़ा सकता है। स्टूडेंट, जब हम बड़ी ही डिटेल्ड स्टडी करते हैं एक न्यूक्लियोलस की, तो हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियोलस का 2 मेन एरियाज दिखाई देते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो बाहर की तरफ वाला, किनारों वाला होता है, उसे हम स्टूडेंट पेरिफेरल एरिया कहते हैं। दैट इज अ पेरिफेरल एरिया। जबकि स्टूडेंट पेरिफेरल एरिया को हम ग्रैनुलर एरिया भी कहते हैं। ग्रैनुलर एरिया, ग्रैनुलर से मुराद ये है कि ये दानेदार दिखाई देता है। ये जो आउटर रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस है, इसे हम पेरिफेरल एरिया या ग्रैनुलर एरिया भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो ग्रैनुलर एरिया है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन्स पाई जाती है। अब इसमें बेटा ये जो राइबोसोम्स और प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये दोनों प्रीकर्सर्स हैं। प्रीकर्सर्स से मुराद ये है कि ये वो चीज़ें हैं
ये वो खाम मटेरियल है, ये वो चीज़ें हैं जो राइबोसोम्स को बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम्स को बनाने वाली जो चीज़ें हैं मीन्स राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये इसके पेरिफेरल रीजन में, यानी ये जो डॉटर लाइन मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है इस रीजन में पाई जाती है। अब स्टूडेंट इसका जो सेंट्रल एरिया है वो फिब्रल मीन्स दागेदार दिखाई देता है। यहां पर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल वेट वाले स्ट्रक्चर्स की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो हमें पता चलता है कि इसका ये जो सेंट्रल एरिया है, जो दूसरा रीजन है, इसे हम सेंट्रल या फिब्रुलर एरिया भी कहते हैं। अगर इस एरिया की बात करें तो इस एरिया की कॉम्पोजिशन की बात करें, इस एरिया में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक आरएनए पाया जाता है और दूसरा राइबोसोमल डीएनए। इसमें प्रोटीन्स नहीं पाई जाती। ये एक न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन के बारे में हमने स्टडी किया। मैंने यहाँ पर रीजन्स ऑफ न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस को जब हम देखते हैं तो उसके दो हिस्से हमें दिखाई देते हैं। द आउटर रीजन इज अ पेरिफेरल और ग्रैनुलर रीजन एंड द इनर रीजन दैट इज अ सेंट्रल और फिब्युलर रीजन। पेरिफेरल एरिया इट कंटेन्स प्रिकर्सर्स, इसमें वो प्रिकर्सर्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अशिया होती हैं ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, जिन्होंने राइबोसोम्स को बनाना होता है। और एक राइबोसोम स्टूडेंट आपको आइडिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि एक राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से मिलकर बनता है। स्टूडेंट अगर हम इसके सेंट्रल एरिया की बात करें, जिसे हम फिब्रल एरिया भी कहते हैं, इट कंटेन लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रखता है, आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। स्टूडेंट एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ये एक न्यूक्लियस का दूसरा कंपोनेंट था। एक न्यूक्लियस को जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियोलस के अलावा एक न्यूक्लियस में इस तरह के स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। स्टूडेंट ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, एंड आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के दौरान ही हमें दिखाई देते हैं। दीज विजिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम, हम इन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस का तीसरा कंपोनेंट है जिसे अब हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। स्टूडेंट एक क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग अ सेंट्रोमेयर। बेटा इसके दरमियाने हिस्से को जो सेंट्रल एरिया होता है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये सेंट्रोमेयर रखता है। प्रेजेंट और विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के दौरान ही हमें दिखाई देता है। आम कंडीशन में ये हमें दिखाई नहीं देता। आम कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स दैट आर आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमोसोम्स बेटा क्या हैं? रॉड लाइक स्ट्रक्चर containing a centromere, rod like structure containing a centromere visible during cell division, जो सेल डिवीजन के दौरान ही दिखाई देता है within a nucleus, एक न्यूक्लियस के अंदर, that is called a chromosome। तो स्टूडेंट क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करके यहाँ पर समझाता हूँ। स्टूडेंट अगर हम एक क्रोमोसोम को कंप्लीट स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि एक क्रोमोसोम यूं यानी इस शेप का होता है। एक क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रल एरिया है, यहां पर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को काइनेटो कोर कहते हैं। और ये वो एरिया है
जिसे हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। इट मीन्स दैट क्रोमोसोम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है, इन विच डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट, जिसमें बेटा डीएनए इस तरह मौजूद होता है, दैट इज अ डीएनए विच आई एम ड्राइंग हियर। इस तरह इसमें डीएनए होता है जो क्लोजली पैक्ड और कंडेंस्ड होता है, और ये जो मैंने स्मॉल स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, these small structure, these red colored dots are called histone protein, and that is a DNA। एक क्रोमोसोम के कंप्लीट बाजू से मुराद ये है यहां से लेकर यहां तक के स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम एक क्रोमैटिड कहते हैं। और एक क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रल एरिया है जहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इस सेंट्रल एरिया को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये सेंट्रोमेयर इज अ साइट, ये वो जगह है वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच, जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर जुड़ते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल तकसीम होता है। तो स्टूडेंट एक क्रोमोसोम के बारे में जनरली हमने कुछ चीजों के बारे में स्टडी किया। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड, दैट सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। Centromere contain a special kind of protein that is called kinetochore, and the complete length of a chromosome is called a chromatid, and the half length of this chromosome is called an arm। इस हाफ लेंथ वाले पोर्शन को, सिर्फ इतने से पोर्शन को स्टूडेंट हम एक आर्म कहते हैं। अब स्टूडेंट क्रोमोसोम्स को अगर हम बड़ी डिटेल्ड स्टडी करें तो हमें यह पता चलता है कि क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप्स हैं, ये डिफरेंट शेप्स में हमें दिखाई देते हैं। तो चले आए अब आपको मैं शेप्स ड्रा करके बताता हूं कि क्रोमोसोम की बेसिकली कितनी शेप्स हैं और हम उन्हें कैसे ड्रा कर सकते हैं और उनमें क्या मेन डिफरेंट है। स्टूडेंट अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ड्रा करें, अगर एक क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर हो तो ऐसे क्रोमोसोम को जिसके दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। इस बाजू की लेंथ और इस बाजू की लेंथ जिसमें बराबर हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। मैं मेटासेंट्रिक पूरा वर्ड लिखने के बजाय मैंने इसके ऊपर लिख दिया एम। अब स्टूडेंट ऐसे भी कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, दिखाई देते हैं, जिनमें एक आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी जबकि दूसरे आर्म की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। एक आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी जबकि दूसरे आर्म की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, ऐसे क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक। स्टूडेंट तीसरा क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो ये है कि जिसमें एक तरफ का आर्म बहुत ही छोटा जबकि दूसरी तरफ का आर्म बहुत बड़ा होता है। ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हैं। दैट इज एन एक्रोसेंट्रिक। कुछ क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो उनके एक एंड पर सिर्फ सेंट्रोमेयर होता है
और दूसरे एंड पर सिर्फ उनका एक ही आर्म होता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेस पर और इन आर्म्स की लेंथ की बेस पर हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसी बेस पर इनको नाम भी दिए जाते हैं। इसे हम वी शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं, इसे हम एल शेप क्रोमोसोम कहते हैं, इसे हम जे शेप क्रोमोसोम कहते हैं और इसे हम आई शेप क्रोमोसोम का भी नाम देते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो मुख्तलिफ जानदारों में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर हम इंसानों के जिस्म के एक सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद की बात करें तो इंसानों के जिस्म के एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि चिंपैंजी की बात की जाए 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हम पोटैटो की बात करें उसमें 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अनियन में 16 होते हैं, फ्रॉग में 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वीट में 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी तरह गॉर्डन पी में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिड कहते हैं उसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। जबकि इंसानों के जर्म सेल्स मींस एग एंड स्पर्म सेल्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट, क्रोमोसोम्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेस दे आर इन शेप ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। इंटरफेस के दौरान ये क्रोमैटिन की शक्ल में होते हैं। क्रोमैटिन की शक्ल बिल्कुल उलझे हुए दागों जैसी शेप होती है। सेंट्रोमेयर, इट इज अ साइट, ये वो जगह है, एक क्रोमोसोम की वो जगह है वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड, जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर जुड़ते हैं। इफ सेंट्रोमेयर इज नॉट प्रेजेंट, अगर सेंट्रोमेयर मौजूद नहीं है, स्पिंडल फाइबर्स कैन नॉट अटैच, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड नहीं होंगे। इफ स्पिंडल फाइबर्स आर नॉट अटैच्ड देन क्रोमोसोम कैन नॉट बी सेपरेटेड, फिर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे। तो क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए सेंट्रोमेयर का होना बहुत ही जरूरी है। सेंट्रोमेयर इज अ साइट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। If there is no centromere, then no attachment and no separation of chromosome. Types of chromosomes on the basis of centromere, student 4 types हैं, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेटासेंट्रिक जिसकी इक्वल लेंथ हो, सब मेटासेंट्रिक एक थोड़ा सा छोटा एक बड़ा हो, एक्रोसेंट्रिक जिसमें बहुत ही छोटा आर्म और बहुत ही बड़ा आर्म, टीलोसेंट्रिक जिसमें सिर्फ एक ही तरफ आर्म हो, सेंट्रोमेयर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्रोमोसोम। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के होते हैं। मैन में 46 हैं, फ्रॉग में 26 हैं, और ये वो पॉइंट है जहां से एमसीक्यूज पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट हम इस पूरे लेक्चर को एक समरी के तौर पर देखें कि हमने आज क्या पढ़ा, हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियोलस की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियोलस कितने पाए जाते हैं, कुछ सेल्स में इनकी तादाद 1 होती है, कुछ सेल्स में 2 होती है। मैंने ये बताया कि स्ट्रेस की कंडीशन में इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियस का साइज भी स्ट्रेस की कंडीशन में बड़ा हो जाता है। स्टूडेंट, फंक्शन की बात की कि न्यूक्लियोलस को हम प्रोटीन्स फैक्ट्रीज नहीं बल्कि राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज कहते हैं। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। बाकी इसकी स्टूडेंट कंपोजिशन के बारे में, इसमें 2 रीजन्स पाए जाते हैं, उनको मैंने आपको डायग्राम बनाकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट मेरा लेक्चर लेने का। इसी के साथ आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।